Hey everyone, welcome back to Mindspine Tutorials. So in this video we are going to start with the question number 164 and we will be counting it as 64th question. So yeah, let's get started. The statement here is one of the following statement is false about mercantia. Sorry. First option is dispersal of spores is by Xerocracy. Enthretia have a multicellular stalk. Sex organs are emergent sessile vegetative reproduction by gamete. So the right option is sex organs are emergent and sessile. So next question है 165 जिसको हम 65 रिगार्ड करेंगे. स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो कौन सा है. ट्रांसजेनिक प्लांट्स शोइंग एक्सेसिव स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ट्रिटिकल इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है, जर्मिनेटिंग सीड्स, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स हैं, सोर्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस कोका और कॉफ़ी है. तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन यहाँ पर चेक करना था. तो बी ऑप्शन यहाँ पे सबसे सही है. बी ऑप्शन में जो ट्रिटिकल होता है वो एक इंटरजेनेटिक हाइब्रिड होता है. तो ये बिल्कुल सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ऑप्शन उसके अंदर. तो इधर हमारा बी ऑप्शन सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फंक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, फ्रक्टोस एंड अरेबिनोस या फिर मैलिक एसिड एंड सुक्रोज. तो जो फंक्शन होते हैं अगर प्लांट में देखा जाए तो डिफरेंट ग्रुप्स में सेम ज़्यादातर जिनके हो सकते हैं वो मैलिक एसिड और सुक्रोज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Wharton's duct in man is associated with female genital organs, Brunner's gland, kidney या फिर सब maxillary glands. तो सही आंसर यहाँ होगा डी ऑप्शन जो कि है सब maxillary glands, क्योंकि तीन तरह के salivary glands होते हैं, स्टेंसन्स, वॉर्टन्स और एक और होता है रिविनस का डक्ट. तो ये तीनों डक्ट उसमें आ जाते हैं और यहाँ पर वॉर्टन्स डक्ट जो है वो एसोसिएटेड होते हैं सब maxillary salivary glands है. तो राइट आंसर डी ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्टाइल इज स्टिग्मेटल ओपनिंग, एट्रियल टेंटिकल्स, हाइपोफेरेंजियल ग्रूव, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. तो सही आंसर यहाँ पर अगेन हो जाएगा बी ऑप्शन हाइपोफेरेंजियल ग्रूव, क्योंकि जो एंडोस्टाइल होता है वो एक तरह का सीलिएटेड और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्रूव रहता है और इसमें जो वेंट्रल वॉल होती है फेरिंग्सिस की जिसमें जो कि यूरोकॉर्डेट्स में हो सकती हैं, हेमिकॉर्डेट्स में हो सकती हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स में हो सकती है और जो एमोसीट के लार्वे हो सकते हैं जिन्हें हम लैम्प्रेस के लार्वे भी कह सकते हैं उनमें भी ये पाई जा सकती है. तो सही आंसर यहाँ पर जो 168 का था वो बी ऑप्शन हो गया जो कि है हाइपोफेरेंजियल ग्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तो विटामिन एम इज रिलेटेड टू कैसल फैक्टर, फॉलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड या फिर बायोटिन. तो यहाँ जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा फॉलिक एसिड, क्योंकि जो पायरिडॉक्सिन होता है वो विटामिन B6 होता है, पेंटोथेनिक एसिड जो होता है वो विटामिन B3 होता है, विटामिन एम जो होता है वो फॉलिक एसिड होता है और फॉलिक एसिड जो होता है वो रिक्वायर्ड रहता है फॉर द इरिथ्रोसाइट मैच्योरेशन. बायोटिन जो होता है वो विटामिन H होता है और उसके फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वैसे कई एंजाइम्स का और एनर्जी का जो लिबरेशन होता है उसके अंदर हेल्प करता है. तो ये यहाँ पर ये सही हो जाएगा. 70. विच एनिमल इजेक्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ ब्लड ऑन बीइंग इरिटेटेड. तो जो एनिमल ज़्यादातर ऐसे करते हैं वो फाइरोनोसोमा ही होता है. पहले ऑप्शन सही है, हॉर्न्ड टोड फ्राइनोसोमा जिसे कहा जाता है. ग्लास स्नेक, ऑफियोसोरस नेक्स्ट ऑप्शन था, इंडियन मॉनिटर वेरेनस या फिर गार्डन लिजार्ड ऑफ कैलोटिस. तो यहाँ जो सही आंसर तो वो ए ऑप्शन था, क्योंकि जब फ्राइनोसोमा को इरिटेट किया जाता है तो एक जेट ऑफ ब्लड को अपनी आइज में से आइज को कॉन्ट्रैक्ट करने के थ्रू निकाल देता है, अपने आंखों से ब्लड को निकालता है. तो उससे जो उसका एनिमी होता है वो भी कई हद तक डर जाता है उससे और वहाँ से एस्केप आउट कर जाता है. और जो ब्लड के साइन्यूसेस रहते हैं उसमें हमेशा ब्लड भरा रहता है और ये जो ब्लड के साइन्यूसेस रहते हैं वो उसकी जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि हमें आइस के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है. तो वो जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है साइड में भी हो सकती है, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड के साइन्यूसेस और वहाँ से वो ब्लड को इजेक्ट आउट कर देता है. टीथ इन मैन आर. अब जो टीथ होते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं. होमोडोंट, एक्रोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, पॉलीफायोडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, सीकोडोंट या फिर सेकोडोंट या फिर मोनोफायोडोंट. तो सही आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा हेट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट. मैन के केसेस में ये तीन तरह के टीथ पाए जा सकते हैं और अगर वो जॉ सॉकेट्स में टीथ जो होते हैं एम्बेडेड रहते हैं अगर जॉ के सॉकेट्स में तो उसे थीकोडोंट कहा जाता है. वहीं जो टीथ होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स
मिक्स के होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के ह्यूमंस में, इसी वजह से उन्हें हेटेरोडोंट कहा जाता है। अब जो टीथ होते हैं वो दो तरह से लाइफ उनकी अपेयर करती हुई दिखती है। पहले होते हैं मिल्क टीथ जो कि टेम्पररी होते हैं और बचपन के बाद वो टूट जाते हैं और फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं कुछ परमानेंट टीथ से। तो ये जो डेंटिशन रहता है इसको डायफायोडोंट कहा जाता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जो टीथ रहते हैं वो एक से अलग तरह के सेट्स में भी पाए जा सकते हैं और उसे हम पॉलीफायोडोंट कहते हैं। तो सही आंसर तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो स्टेटमेंट है यहाँ पर, व्हेन द हाइलम, चलाजा एंड माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल लाई इन द सेम लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस इट इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल या फिर कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। तो सही आंसर यहाँ पर अगेन हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है उसी में इस तरह की पोजिशन देखने को मिलती है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आर लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन जो कि है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस का पार्ट रहता है वो वेरिएबल होता है शेप में और उसमें सेवरल लोब्स पाए जाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और उनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसके लिए एक ज़रूरी बात ये भी है कि जो न्यूक्लियस रहता है वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता है ऑलमोस्ट पूरा ही जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन जो मोनोसाइट्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कोने में रहता है, एक कॉर्नर में रहता है। और जो एरिथ्रोसाइट्स रहते हैं उनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर था डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप विच कैन बी डोनर विदाउट टेस्टिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट इज। तो ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप जो बिना चेक करे भी किसी को डोनेट किया जा सकता है वो कौन सा होगा? ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और बी पॉजिटिव। तो यहाँ जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा ओ नेगेटिव, क्योंकि जो ओ नेगेटिव होगा उसके ऊपर कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होगी तो वहाँ रिएक्शन होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। और जो ओ ग्रुप्स होते हैं वो यूनिवर्सली डोनर होते हैं, लेकिन उसमें भी जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो रेसिपिएंट जो रहता है जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव वाला होगा उसको नहीं दे पाएगा, लेकिन वहीं जो ओ नेगेटिव है वो ओ पॉजिटिव को दे पाएगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन इन ह्यूमन हार्ट में बी एसए नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स या फिर एवी नोड, या फिर एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो हमें सीक्वेंस यहाँ पर देखनी थी तो सी ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, सही है, क्योंकि जो एसए नोड है फिर एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स इसी तरह से सीक्वेंस होता है। एसए नोड का दूसरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड, मतलब फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड, और ये ओरिजिनली एक पेस मेकर होता है और ये इनिशिएट करता है कार्डियक के इम्पल्सेस को। इसके बाद जो ब्लड रहता है वो फ्लो करता है एवी नोड की तरफ जो कि वॉल ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये जो इम्पल्स रहता है वो कैरीड आउट होता है जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होते हैं या फिर उनको बंडल ऑफ हिस भी कहा जाता है। और ये जो बंडल ऑफ हिस रहते हैं उसमें जब ये इम्पल्सेस आते हैं तो वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू आते हैं और यहाँ जो पुरकिंजे फाइबर्स रहते हैं फिर उसको स्प्रेड कर देते हैं दो वेंट्रिकल्स की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ एक प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 76 है, प्रिकली हीट मिलिएरिया इन हॉट समर इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग ऑफ डैश ग्लैंड्स, सिबेशियस, स्वेट, मेमोरी, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। तो सही आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि है स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स अगर स्वेल हो जाते हैं तो उसको यही कहा जाता है प्रिकली हीट के अंदर। और सिबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो मिल्क सिक्रीट करते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक होते हैं और एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर था स्वेट ग्लैंड्स था और इसके एडवर्टीजमेंट्स भी टीवी पे आते हैं प्रिकली हीट के ऊपर। तो यहाँ ये सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायर्ड एयर कंटेन्स अबाउट -% ऑफ ऑक्सीजन, 27, 78, 4.04, 20.96। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए डी ऑप्शन, क्योंकि 20.96 जो होते हैं वो इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। एक जो ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन में लिया जाता है उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, डस्ट सेल्स हैविंग ब्रूअर्स रिसेप्टर सेंसिटिव टू CO2 आर रिलेटेड टू सरफेस ऑफ किडनी, लिवर, हार्ट या फिर लंग्स। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन यहाँ पर लंग्स, क्योंकि जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग जो हेरिंग ब्रूनर्स के रिफ्लेक्स होते हैं, हेरिंग ब्रूनर रिफ्लेक्स के अंदर वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है और ये लोकेटेड रहते हैं ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। तो यहाँ सही आंसर लंग्स था। नेक्स्ट
In Krebs cycle, the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid requires acetyl coenzyme A, GTP, IP, IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, फिर एसिटाइल कोएंजाइम A, GTP, IP या फिर GTP, IP या फिर कोएंजाइम A प्लस GTP प्लस IP। तो सही आंसर यहाँ पर अगेन होगा सी ऑप्शन, जो कि है GTP प्लस IP। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A रहता है वो एक्टेड रहता मतलब कहना चाहिए उसके ऊपर वर्क करने वाला जो एंजाइम होता है वो सक्सिनाइल थायोकाइनेज होता है, और फिर वो सक्सीनेट को फॉर्म कर लेता है। अब ये जो रिएक्शन होती है इसमें सफिशिएंट एनर्जी जो होती है वो रिलीज आउट हो जाती है, जो कि जीटीपी का फॉर्मेशन कर लेती है, जीटीपी। फिर उसके बाद जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन समझने की कोशिश करें तो जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है वो मिल जाता है जीडीपी के साथ, जीडीपी और H2PO4 जो होता है H3PO4 कहना चाहिए, H3PO4 जो होता है उसके साथ फॉर्म होता है सक्सीनेट फॉर्म होता है यहाँ पर, सक्सीनेट के साथ यहाँ पर कोएंजाइम ए फॉर्म होता है, और लास्ट में यहाँ पर GT और P फॉर्म हो जाता है। तो ये एक छोटी सी रिएक्शन थी। तो 80 में है प्रोग्लॉटिड्स ऑफ टेपवर्म इमीडिएटली बिलो नेक आर इमेच्योर एंड हैव विटेलाइन ग्लैंड्स ओनली, मैच्योर एंड हैव वेल फर्टिलाइज्ड एग्स ओनली, मैच्योर एंड हैव वेल डेवलप्ड गोनैड्स, या फिर इमेच्योर एंड हैव अंडर डेवलप्ड गोनैड्स। तो 180 में यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाता है, इमेच्योर एंड हैव अंडर डेवलप्ड गोनैड्स। जो टेपवर्म होता है उसमें जो एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो यंगेस्ट रहते हैं, और जो पोस्टीरियर एंड रहता है वहाँ पर वो ओल्डेस्ट रहते हैं। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स जो रहते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, वहीं जो दूसरे प्रोग्लॉटिड्स होते हैं जो इसके बाद आते हैं और जो मैच्योर होते हैं उसमें दोनों मेल और फीमेल गोनेट्स पाए जाते हैं। यहाँ जो ओल्डेस्ट और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं उनके अंदर यूटेरस पाई जाती है और उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ प्रोग्लॉटिड्स का स्ट्रक्चर होता है, हम उसको बाद में और डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। में यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कॉकरोच होता है उसमें जो आउटर बॉर्डर रहती है टर्गम की बेंड्स डाउनवर्ड्स टू बिकम अटैच्ड विद मीजेंट्रीज मसल्स प्लूरॉन या फिर स्टर्नम। तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन स्टर्नम, क्योंकि जो एक्सोस्केलेटन होता है हर सेगमेंट का कॉकरोच के अंदर उसके अंदर डोर्सल टर्गम या फिर रोटम पाए जाते हैं और एक वेंट्रल स्टर्नम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स दैट लिंक एक्टिन एंड मायोसिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, द स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इनटू ईच अदर, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स। तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन स्लाइडिंग ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इनटू ईच अदर। तो ये वाली चीज यहाँ पर सही हो जाती है। और जो स्लाइडिंग होती है एक्टिन फिलामेंट्स की थिक मायोसिन के फिलामेंट्स के ऊपर, ये एक एक्शन से हो पाती है जिसमें मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्मेशन होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ एपीमॉर्फोसिस, रीजनरेशन ऑफ अ कट ऑफ लिम्ब इन सैलमेंडर, रिप्लेसमेंट ऑफ अ कट ऑफ आर्म इन स्टारफिश, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पॉन्ज फ्रॉम स्मॉल स्लम्प ऑफ सेल्स, या फिर रीग्रोथ ऑफ सेवर्ड टेल इन लिजार्ड। तो सही आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पॉन्ज फ्रॉम अ स्मॉल स्लम्प ऑफ सेल्स। यहाँ इसका रीज़न ये होगा जो एपीमॉर्फोसिस होता है इसमें क्या होता है जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट कर लेते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वुंड, जो वुंड का सरफेस होता है वहाँ से वो प्रोलिफरेट करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं जो मिसिंग स्ट्रक्चर होता है उसको फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब जो मॉर्फोलेक्सिस होता है उसमें रिकग्नाइजेशन होता है बॉडी सेल्स का और उसके बाद फिर वो रिकन्स्टिट्यूशन करता है पूरी होल बॉडी का, और जो फॉर्मेशन होता है स्पॉन्ज का स्मॉल क्लम्प से सेल के, तो उसको मॉर्फोलेक्सिस में यूज़ किया जाता है, ना कि वो एपीमॉर्फोसिस के अंदर आता है। तो यहाँ मॉर्फोलेक्सिस में इंक्लूड होता, अगर यहाँ ऑप्शन जो होता है इन केस ऑफ मॉर्फोलेक्सिस होता तो सी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर एपीमॉर्फोसिस पूछा गया था तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइटोक्रोम डिफर फ्रॉम फाइटोक्रोम इन द फॉलोइंग फीचर्स, दे कैन नॉट they cannot include flowering, they are electron carriers of mitochondrial membrane system, associated with phosphorylation, associated with nitrate reduction। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन जो कि है they cannot induce flowering। जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो पार्ट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम सिस्टम के और उनका कोई रोल नहीं होता है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग के अंदर, इसी वजह से वो डिफर करते हैं फाइटोक्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ बॉडी इट येट इट एग्जिबिट्स पोलैरिटी बिकॉज,
अगर उसमें डेफिनेट शेप नहीं है बॉडी में फिर भी उसमें पोलैरिटी पाई जाती है। इसका रीजन क्या होगा? ऑप्शन है इट फॉर्म सूडोपोडिया इन वन डायरेक्शन ओनली, इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट, इट्स पोस्टीरियर एंड पजेस यूरोइड, या फिर एट द एंटीरियर एंड इट पुट्स आउट सूडोपोडिया व्हाइल पोस्टीरियर एंड इज मार्क्ड बाय रिंकल्ड रीजन कॉल्ड यूरोइड। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, नहीं सॉरी, डी ऑप्शन यहाँ ज्यादा सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो अमीबा होता है उसका भले ही कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और उसमें कोई डेफिनेट एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स नहीं होते, लेकिन उसमें डेफिनेट एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स होते हैं, यहाँ ये कहना चाहिए। और जो एंटीरियर एंड रहता है उसको वो कहना चाहिए सूडोपोडिया बना लेता है, वहीं जो उसका पोस्टीरियर एंड होता है उसको वो एक रिंकल्ड रीजन की तरह शो करता है जो कि यूरोइड कहलाता है। तो यहाँ पर इस तरह से रीजन्स के नाम दिए जाते हैं, आगे वाला जो हिस्सा उसको सूडोपोडिया और पीछे वाले पोर्शन को यूरोइड कहा जाता है। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे ज्यादा सही था। Conversion of organic nitrogenous compound into ammonium compound is called gluconeogenesis, denitrification, ammonification या फिर नाइट्रिफिकेशन। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन सबसे सही, अमोनिफिकेशन ही कहलाएगी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमनिया प्रोप्रिया इज रिलेटेड टू पेनक्रियाटिक एसिनीज, फिर उस एकिनीज भी कहा जाता है इसको, मैमेलियन लिवर, फिर ग्रेफिन फॉलिकल्स या फिर ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि जो लेमिना प्रोप्रिया होता है वो मिडिल लेयर ऑफ म्यूकोसा जिसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स पाए जाते हैं और कुछ लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एक सेकेंड यहाँ पर, रेड स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया है, तो यहाँ पर रेड वर्ड था। रेड स्केलेटल मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या नहीं है? रीजनरेशन ऑफ एटीपी बाय ग्लाइकोलिसिस, रीजनरेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हाई साइटोक्रोम कंटेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वेरी क्विकली। तो सही आंसर यहाँ पर जो होना चाहिए 188 में हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो रीजनरेशन होता है एटीपी का ग्लाइकोलिसिस के थ्रू वो वहां पर नहीं पाया जाता। रेड मसल्स फाइबर्स के अंदर एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन हो सकता है। व्हाइट मसल फाइबर्स जो रहते हैं वहीं अगर उनको देखा जाए तो वो डिपेंड करते हैं मेनली ऑन द एनारोबिक ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती, तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस जो होता है एनर्जी प्रोडक्शन का वो पाया जाता है। तो यहाँ फिलहाल जो सही आंसर था ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन? थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या नहीं है? ऑप्शंस, प्रिवेंट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम यूरिन, प्रिवेंट्स हाइपरकैल्सीमिया, एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन या फिर इंक्रीजेस कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स। तो यहाँ सही आंसर होगा ए ऑप्शन। थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो एक हार्मोनल सिक्रीशन करता है, सी सेल्स से सिक्रीट होता है पहली बात तो वो, और थायराइड के अंदर ये सी सेल्स पाए जाते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम यूरिन। यूरिन में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आयंस है वो चले ना जाए, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट ना हो जाए, तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ सही आंसर हमारे पास ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मैंने यहाँ शायद टिक नहीं करा था, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्रिवेंट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 90 क्वेश्चन है हमारे पास लैक्टिक, वैसे अगर हम बात करें तो 90 क्वेश्चंस ही आते हैं अगर नीट एग्जाम में देखें, पर ये हमें क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। अभी भले ही फॉर्मेट में थोड़ी प्रॉब्लम है अभी हमारे इस मॉडल टेस्ट पेपर में, पर हम उसको 10 बोनस क्वेश्चन के तौर पर भी रिगार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर देख लेते हैं। लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज जो होता है एलडीएच, ये कैटेलाइज करता है पाइरुवेट टू लैक्टेट, और ये एग्जांपल होता है कोएंजाइम, एंटी एंजाइम, आइसो एंजाइम या फिर एपो एंजाइम का। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि जिसको आइसो एंजाइम कहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक को फैक्टर होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम के उसको को एंजाइम कहा जाता है, और जो प्रोटीन पार्ट रहता है किसी भी कॉन्जुगेट एंजाइम का उसको एपो एंजाइम कहा जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि है को एंजाइम। एपो एंजाइम की डेफिनेशन होती है जब प्रोटीन पार्ट कॉन्जुगेट एंजाइम के साथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, जिसको है लिखा गया बोटुलिज्म इज, बोट्यूलिज्म जो है वो क्या है? डिजीज इन मैन ड्यू टू पैरासिटिक बैक्टीरिया, टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू बैक्टीरियम, डिजीज इन वेरियस एनिमल्स या फिर डिजीज ऑफ प्लांट्स ड्यू टू वायरसेस। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये एक तरह की फूड पॉइजनिंग होती है जो कि बैक्टीरियम की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रैबिट होता है उसमें सेल्स जो होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रैबिट्स के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो जो स्टमक में पाए जाते हैं वो HCl का सिक्रीशन करते हैं। अब वो कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन है अर्जेंटाफिन, पेप्टिक, कोलुमनार या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है
पेप्टिक सेल्स, जो पेप्टिक सेल्स होते हैं, डी ऑप्शन, सॉरी मैंने यहाँ पर बी पढ़ लिया, तो डी ऑप्शन सही है, ऑक्जेंटिक सेल्स होना चाहिए और वो सिक्रीट कर देते हैं HCl को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको। मराइन लाइफ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, प्लैंक्टन, नेक्टन, बेंथोनिक, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बेंथोनिक, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड बेंथोनिक, या फिर ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गए बी और सी में, तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद प्लैंक्टन, नेक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स एंड बेंथोनिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस जो है वो जूलॉजिकल नेम होता है नट क्रैकर मैन का, पैकिंग मैन, निएंडरथल मैन का, या फिर जावा एप मैन जो होता है उनका, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पर, पैकिंग मैन का। जो निएंडरथल मैन होता है उसको होमो सेपियंस नियोएंडरथैलिनेस कहा जाता है, तो वैसे तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेंटॉइज जो होती है वो एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि पाई जाती है बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स, मैमल्स या फिर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में, तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। जो एलेंटॉइज होती है एक तरह की सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि गट जो होता है एम्ब्रियो का, जो योग सेक के पास पाया जाता है वहां से डिराइव होती है या फिर अराइज होती है हम कह सकते हैं, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो जाएगा, हम उसको टिक करेंगे, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट। आर प्रेजेंट ऑन द स्किन विच रिलीजेज एसिड्स एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, सम सीक्रेट्स लाइसोजाइम्स along with sweats which prevents infection, skin is a tougher outer layer so it prevents entry of bacteria and viruses, skin secretes oil and sweat by the glands which makes the surface basic, kills the microbes। तो यहाँ जो सही स्टेटमेंट है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया स्किन के ऊपर पाए जाते हैं जो ऐसे एसिड्स को रिलीज करते हैं और ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट उनके रहते हैं जो कि आगे के जो पैथोजेंस है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 97, सिलेक्ट द पेयर दैट डज नॉट मैच, यहाँ कौन सा जो पेयर है वो मैच नहीं करता। ऑप्शन है हाइपरमेस्टिया, मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ ब्रेस्ट, क्लैस्पर्स, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ इलास्मो ब्रांच, फिर उसके बाद मेनार्क जो सीजेशन होता है मेंट्रुअल साइकिल का, फिर ओलिगोस्पर्मिया इज लो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन। सो दे आर सेइंग मिनार्क जो है वो सीजेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये जो है वो पेयर यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि वो स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही नहीं, सी वैसे सही है और वो मैच नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन फैसिलिटेट डिटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वायरसेस, ऐसी कौन सी मेथड है जिससे प्लांट और एनिमल वायरसेस को डिटेक्ट किया जा सकता है। रेडियो इम्यूनो ऐसे, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे, या फिर ऑटो रेडियोग्राफी, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन। और यहाँ पर जो सी ऑप्शन है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे, और जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे होता है उसको एलिसा टेस्ट कहा जाता है। ये बहुत सेंसिटिव और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होती है जो कि यूज की जाती है फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, rise of blood sugar above the normal level is known as hyperglycemia, glycosuria, hypoglycemia या फिर glycolysis, तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन हाइपरग्लाइसीमिया। और जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसमें फॉल होता है ब्लड शुगर लेवल का जो कि नॉर्मल वैल्यू से भी नीचे चले जाता है। ग्लाइकोसूरिया का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ग्लूकोज रहता है वो यूरिन के अंदर आने लग जाता है, जो भी यूरिन होती है पेशेंट की उसमें ग्लूकोज का एक्सक्रीशन शुरू हो जाता है। अब जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो एक प्रोसेस होती है, एक पाथवे होता है जिसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड के अंदर। तो यहाँ जो सही आंसर था, जब राइस की बात की गई तो हाइपरग्लाइसीमिया सही टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है हमारे पास, सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन वर्टिब्रेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज इन मोशन, रेगुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ एनिमल, डिटेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल्स विद रिगार्ड टू सन। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, जो कि है मेंटेनेंस करता है ये बैलेंस का ऑर्गेनिज्म अगर मोशन में, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स का ये यूज होता है। और ये वेस्टिबुलर एपेरेटस होता है, इसके अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि एक्सेलरेशन, पोस्चुरल चेंजेस और चेंज जो होता है ओरिएंटेशन का उसको सब चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही था। सो हमने यहाँ सारे क्वेश्चंस देखे। So that was all about the model test paper number 2, and after this we will be starting with model test paper number 3. So stay tuned and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Happy learning.